हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का टॉपिक्स लेकर आए हैं और बायोलॉजी का आपने देखा पार्ट ए पार्ट बी देखा। उम्मीद करते हैं आप अच्छा से देखे होंगे। और आपके साथ आज हम लेकर आए हैं पार्ट सी, यानी कि पार्ट सी में ही 8 नंबर तक हम पढ़ा दिए। आपको याद कीजिए, आपको मैंने पढ़ा दिया था कि कोशिका की खोज किसने किया था। छोटी छोटी बातें को मैंने पढ़ा दिया था। पार्ट ए में ही मैंने पढ़ा था कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, फिर केंद्रक क्या है, फिर जीव द्रव क्या है। इसके बाद पार्ट बी में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम के बारे में बताया था, क्रोमोटिन धागे के बारे में बताया था, उस सब के बारे में सारा बता दिया था। उसी को 8 नंबर तक, यानी कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया, तारक, ये सब छोटा छोटे चीज को, तारक काय वगैरह, ये सब रसधानी वगैरह, ये सब पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम को। राइबोसोम के बाद हम लोग देख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है, कोशिका के कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद डिफरेंस को देखकर इसके बाद हम लोग कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन के बाद कोशिका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि कोशिका थोड़ा सा क्या होता है कि कोशिका सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर देखने चलिएगा तो जीव विज्ञान में कोशिका सबसे बड़ा चैप्टर, क्योंकि सारा चीज का निचोड़ ही कोशिका है। हमने आपको बताया था कि कोशिका जो है, हमारे अंगों का निर्माण कौन करता है? कोशिका। कई कोशिकाओं मिलकर ऊतक बनता है, कई ऊतक मिलकर अंग बनते हैं, हड्डी बनते हैं, कई हड्डी मिलकर हमारे अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर शरीर बनते हैं। तो उसी तरह हम लोग कोशिका को सारा, देखिए, हम अगर 2 फैट आपको दे रहे हैं तो इसमें कौन जिम्मेवार है? कोशिका जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं। आप कहिएगा कि आप ऐसा बोलिएगा कि देखिए, किसी को मार लीजिएगा, बोलिएगा कि देखिए हम जिम्मेवार नहीं, मेरा कोशिका जिम्मेवार है, कूट देगा। समझे ना समझे? तो कोशिका ना किसी ना, हर चीज हमारे, हम जो भी काम करते हैं वो कोशिका जिम्मेवार है। चाहे हमारा दिमाग, हमें जो हिचकी लगता है, कैसे हिचकी लगता है, वो सब आगे चल के हम चर्चा करेंगे। तो आइए कोशिका का ही एक छोटा सा अंग को पढ़ते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। पैलेड। और यह कोशिका का अंदर सबसे छोटा अंग है दोस्तों। कोशिका, देखिए, कोशिका एकदम इतनी कटी छोटा, बहुत छोटा है। उसको नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। कोशिका को नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, जबकि कोशिका के ही अंदर एक अंग है राइबोसोम है। ये सबसे छोटा अंग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है दोस्तों? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होता है? हमारे कोशिकाओं में कहाँ होता है? तो राइबोसोम हमारे कोशिकाओं में स्थिति कहाँ है? कोशिका द्रव में। हमने आपको बताया था जीव द्रव 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव कोशिका के पूरे भाग को सूखने नहीं देता और केंद्रक द्रव केंद्रक के ही भाग को सूखने नहीं देता है। यानी कि द्रव का काम क्या है? मतलब कोशिका को सूखना। अगर सूख जाएगा कोशिका तो वो मृत हो जाएगा कोशिका। तो उसी तरह राइबोसोम की स्थिति कहाँ है? कोशिका द्रव में। ये आपका कोशिका हुआ, तो कोशिका, ये आपका केंद्रक हुआ। केंद्रक के अगल बगल में क्या रहता? पानी जैसा द्रव्य रहता, पानी जैसा एक गाढ़ा पदार्थ रहता है, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये कहाँ रहता है? राइबोसोम इसी कोशिका द्रव्य में रहता है। और इस जगह पर इस तरह का जाली नुमा जैसा एक आकृति रहता है, जिसे हमको अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। ठीक है, वो हम लोग अभी इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसको हम लोग अगला में पढ़ेंगे। अभी इसी में पढ़ेंगे, आगे 10 नंबर में पढ़ेंगे। तो वो क्या करता है कि ये जो अंतःप्रदव्य जालिका जो होता है, इसी में चिपका रहता है। दूसरा, ये द्रव में रहता है लेकिन अंतःप्रदव्य जालिका में ये चिपका रहता है। मतलब ये क्या रहता है? अंतःप्रादव्य जालिका कहाँ होता है? इस जगह से यहाँ तक कोशिका के कला से लेकर ये केंद्रक तक स्थित होता है। क्या? अंतःप्रदव्य जालिका यही स्थित होता है। क्या? इसी पर, यही अंतःप्रदव्य जालिका पर स्थित होता है राइबोसोम आपका। ठीक है, यानी कि ये राइबोसोम 2 जगह पाया जाता है, अंतःप्रदव्य जालिका के पास और इधर ये केंद्रक द्रव के पास। ठीक है, इसका निर्माण केंद्रक में होता है, वहां से निकल कर कोशिका द्रव में पहुंचा। निर्माण तो इसका यहाँ केंद्रक में हो रहा है, लेकिन वहां से निकल जाता है और वहां से निकल कर ये केंद्रक द्रव में पहुंच जाता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त, इसका काम क्या है? जो क्षतिग्रस्त, कोशिका के अंग भी कई क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे हमारा अंग भी क्षतिग्रस्त। जैसे हम मान लीजिए टेम्पू, ऑटो का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो ऑटो चलना, मतलब अगर कोई मेन अंग उसका
खराब हो जाएगा तो ऑटो चलेगा नहीं ना चलेगा। उसी तरह बाइक का भी कोई अंग खराब हो जाएगा तो बाइक में दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने के लिए या अन्य कार्य करने के लिए राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे देखिए, यानी कि अगर हमारे शरीर में कुछ खराबी होता है तो हम लोग दवाई लेते हैं ना भैया, तो उसी तरह अगर कोशिकाओं का अंग कोई खराब होता है तो ये राइबोसोम बोलता है अरे तुम खराब हो रहा, देख रहा मुरझुरा रहा। तो कोशिका बोलता है, ये राइबोसोम बोलता है कौन ची बेलो रही, तो राइबोसोम आ जाता है रुको अच्छा तुम्हारा हम इलाज करते हैं। तो वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे प्रोटीन का निर्माण करता है, उठता है धेथियाले, समझे। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का अंग टूट फूट जाता है तो उसका निर्माण उसको ठीक करने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम किस माध्यम से, दवा के रूप में प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अब देखिए, राइबोसोम आकार व अवसाद गुणांक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के तहत यानी कि आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होता है। अवसाद गुणांक क्या होता है भैया, आइए हम समझाते हैं उसको। अवसाद गुणांक वैसे कैसे छोड़ देंगे, हमको दया लगता है यार, छोटा सा दिमाग है, कहाँ इतना दिमाग में रहेगा। हम थोड़ी सी सारी बात को आपको एकदम क्लियर कर देंगे। तो आकार और अवसाद गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। आकार मतलब साइज, इंग्लिश में उसे साइज कहा जाता है। साइज मतलब समझ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आकार व अवसाद गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। नाम है 70S राइबोसोम। ये S मतलब क्या होता है हम समझा देंगे, अभी टेंशन है। 80S राइबोसोम। तो जो 70S राइबोसोम होता है ना, आकार में छोटा होता है। अच्छा, एक ऐसे दिमाग लगाइए, 70 बड़ा कि 80 बड़ा, तो कौन बड़ा, 80 बड़ा। तो 80 बड़ा तो धरती पे क्यों पड़ा तो 70S बड़ा तो 70 बड़ा, तो आकार में ये छोटा है। 80 बड़ा है तो अरे 70 छोटा है, तो आकार में 70S राइबोसोम छोटा है। ये हल्का भी है, 70 है तो हल्का भी है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, देखिए थोड़ा सा अभी आगे चलिए, हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताएंगे, टेंशन नहीं कीजिए। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा उतार लीजिएगा, थोड़ा सा भी तसल्ली दीजिए। इसके बाद हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझाएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो ये 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। लेकिन इसका आकार बड़ा होता है और ये क्या होता है, भारी होता है। जबकि 70S राइबोसोम वो क्या होता है, हल्का होता है। ये अब हम देखिए इसको किस आधार पर हम बांटे थे, आकार और अवसाद गुणांक के आधार पर। उसी तरह अवसाद गुणांक, ये अवसाद गुणांक क्या होता है, इंग्लिश में इसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो राइबोसोम के घोल को हम कोशिका लिए, जानवरों का कोशिका, कई चीजों का कोशिका लेंगे, जानवरों का कोशिका, छोटे छोटे जीवों का कोशिका लेकर एक नली में, इस तरह का नली लेंगे और उसके कोशिका के राइबोसोम को खोल देंगे। राइबोसोम को एक घोल में डाल देंगे, राइबोसोम होगा उसके घोल में डाल लें। राइबोसोम को घोल में डालकर और तेजी से हिला देंगे ऐसे नली को। और जब तेजी से हिला देंगे नली को, तो जो कई आकार के, जैसे जानवरों का राइबोसोम अलग आकार का होगा, तो वो राइबोसोम क्या होता है, भिन्न भिन्न गति से नली की तली पर बैठ जाता है, नली के तल पर बैठ जाता है, मतलब इसके तल पर, यहाँ ये नीचे में बैठ जाता है। तो जो जिस गति से बैठता है इसी को अवसाद गुणांक कहते हैं। जिस गति से बैठता है उसे अवसाद गुणांक कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है इसको याद करना, हमने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए कोई राइबोसोम को लिए, एक द्रव में ले लिए, मान लीजिए राइबोसोम को एक पानी में ले लिए, मान लीजिए राइबोसोम के जगह पर मान लीजिए धूल कण को हम एक पानी में ले लिए, धूल कण को पानी में ले लिया और एक धूल कण को पानी में ले लिए। अब पानी, एक नली, मतलब एक नली नुमा जैसा एक बर्तन ले लिए, पानी में ले लिए, पानी में लेकर उसको कस के हिला दिए। और जब कस के हिलाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो जो धूल होगा वो पेंदी के पास बैठ जाएगा, यानी कि बर्तन के नीचे में बैठ जाएगा। जिस गति से नीचे में बैठा, कोई गति किया होगा ना भैया, इसी गति को अवसाद गुणांक कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। इन दिस क्लियर पॉइंट। ये था राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम का निर्माण
क्या काम है भैया? राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री का। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में, अंतःपरदाभी जालिका में पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 70S राइबोसोम। एस जो है यही सेडिमेंटेशन को दर्शाता है, एस। ठीक है, तो 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम छोटा होता है आकार में, हल्का होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है। 80S राइबोसोम बड़ा होता है, भारी होता है, यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या कहते हैं हम लोग समझेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तो ये था आपका राइबोसोम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो राइबोसोम के बाद हम लोग अंतःपरदाभी जालिका को देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। ठीक है, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है भैया। ये कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है, ये जो है कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ये कंकाल, जैसे अगर कोशिका अगर देख पा रहे हो तो देखिए ये फिगर को देखिए, इसमें जो गोल जैसा घेरा किया है ये पूरा अंतःपरदाभी जालिका है, देख रहे हैं? ये अंतःपरदाभी जालिका है। और ये जो है कंकाल, यानी कि जिस तरह हमारे शरीर को कौन खड़ा रखता है? हड्डी, हमारा कंकाल तंत्र यानी कि हड्डी। उसी तरह एक कोशिका का भी अपना कंकाल होता है। ये जो है ये कंकाल क्या करता है? ये सहायता देने का काम करता है कोशिकाओं के अंदर, मतलब सहारा देता है। जैसे हमारे शरीर को सहारा कौन देता है? कंकाल देता है, हड्डी मेरा देता है। तो उसी तरह कोशिकाओं के अंग हड्डी की तरह काम कौन करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कहाँ होता है भैया? ये कोशिका कला से केंद्रक द्रव तक होता है। आप देख पा रहे हैं जहाँ तीरा खींचे हैं, देख रहे हैं ऊपर से ललका, यहाँ देखिए ये हुआ आपका कोशिका कला, देख पा रहे हैं? ये हुआ आपका कोशिका कला, और ऊपर ये देखिए ये पूरा हुआ आपका केंद्रक द्रव, है कि नहीं? पूरा केंद्रक द्रव आप देख पा रहे हैं, देखिए 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 बढ़िया से। ये केंद्रक द्रव पनिया नियर जो दिख रहा है, केंद्रक द्रव हुआ। ये केंद्रक कला से, केंद्रक कला देख रहे हैं, भुकुर भुकुर लाइटवा जो कर रहा है, केंद्रक कला से लेकर कोशिका द्रव तक इसका विस्तार होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। समझे? यह 2 प्रकार का होता है। और इसी में हम आपको बताए थे राइबोसोम भी इसी में पाया जाता है, ER में। अच्छा, हम इसको शॉर्ट में ER बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शॉर्ट में बार बार इतना कितना बड़ा बोलते जाएंगे जी, होने उल्टाता है। तो ER 2 प्रकार के होते हैं, एक चिकनी और एक खुरदरी वाला। अब ये चिकनी कैसे होता है भैया? वहां तो कोई खोचने नहीं आया है, वहां खरकोटने, तो कुदाल से तो ही वहां कोई खरकोटा थोड़ी है। तो ये चिकनी मतलब क्या होता है कि जिस राइबोसोम में बहुत ऐसा, देखिए कोई राइबोसोम मतलब जितने भाग भर हैं सब भाग पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के भाग हैं उस पर सब भाग पर राइबोसोम नहीं पाए। जिस भाग पर राइबोसोम नहीं पाया जाता वो चिकनी होता है, जिस भाग पर पाया जाता है वो खुरदरी होता है। तो उसी को चिकनी और वो खुरदरी कहा गया। तो लिखे हैं कि चिकनी सतह वाले ER, इसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसका चिकना सतह चिकना होता है। इसका सतह क्या होता है? चिकना, इसलिए इसका सतह चिकना होता है। आप देख पा रहे हैं, देखिए हम दूसरा फिगर भी आपको दिखा रहे हैं। चिकनी सतह वाला इस तरह का होता है। और ये जो है चिकनी सतह वाला ER क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, और इसे अकनिमेय अंतःपरदाभी जालिका, इसका दूसरा नाम है अकनिमेय अंतःपरदाभी जालिका आता है। और अगला है, दूसरा है खुरदरी सतह वाली ER। आप देख पा रहे हैं खुरदरी सतह वाली ER, इसमें क्या है? राइबोसोम है। देखिए राइबोसोम है इसलिए इसका खुरदरा है, सतह क्या है? चिकना ना होकर इसका सतह खुरदरा है। इसकी सतह पर राइबोसोम होती है और इसलिए इसकी सतह खुरदरा होती है। यह राइबोसोम पर, इसमें राइबोसोम होता है, और ई राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि अंतःपरदाभी जालिका का क्या काम है भैया? ये जो है कोशिका के अंगों को क्या कर देता है? सहारा देता है, मतलब कैसे खड़ा होना सहारा देता है। जीव द्रव क्या करता है? जीव द्रव है कोशिकाओं के अंदर इधर उधर नहीं होने देता। पानी क्या करता है? वो इधर उधर होने नहीं देता। जबकि सहारा का काम कौन करता है? कंकाल तंत्र का काम कौन करता है? आपका अंतःपरदाभी जालिका करता है, ER करता है। जैसे समझिए, ये आप फिगर समझ पा रहे हो, फिगर देख पा रहे हैं, खुरदरी सतह वाली ER और ये हुआ आपका चिकनी सतह वाली ER। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे समझिएगा। ये अगर मान लीजिए इसके अंदर में क्या है, ऐसे समझिए। हमारे ये जो गाल क्या है? मांस है, इस जगह पर मांसपेशी है। मांसपेशी यहाँ खड़ा कैसे है? इसका जो आकार दिया कौन दिया? ही दिया कि नहीं? कस के मारेंगे तो
थोड़ा बाहर चल जाएगा। इसका काम कौन करता है? ये कंकाल तंत्र कर रहा है। ये अगर कंकालवा नहीं रहेगा तो यहाँ रहेगा, मांसपेशी नहीं रहेगा लटक के। तो उसी तरह ये कंकाल यानी कि जो हड्डी जो है, ये हड्डी कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। कोशिका बहुत छोटा होता है। सोचिए कि इसका हड्डी कितना होगा, मतलब इसका कंकाल कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा, कह नहीं सकते हैं। तो अंतःप्रदाभी जालिका का काम ही है कि कंकाल मतलब कोशिकाओं के अंगों को सहारा देना है, ठीक है। और इसी के ऊपर राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। इन दिस क्लियर पॉइंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लोग समझते हैं तारक का यानी कि सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम के बाद हम लोग सेंट्रोसोम से ही रिलेटेड है सिलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। कसाकिब इंग्लिश में, क्या हिंदी में साला कोशिका बोला जाता है शायद। तारक का क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था। इसका काम ही है कि यह जो है केंद्रक के समीप पाया जाता है। ये कहाँ स्थित होता है? केंद्रक के समीप में। अगर आप देख पा रहे हैं तो फोटो देख लीजिए। ये कहाँ है? भुकुर भुकुर लाइटवा कर रहा है, ये केंद्रक के समीप है, ठीक है। ये कहाँ है? केंद्रक के समीप। ये केवल सिर्फ जंतु में पाए जाते हैं। ये केवल कहाँ पाए जाते हैं? जंतु में पाए जाते हैं। और ये करता क्या है? इसका काम क्या है? ये क्या करता है कि कोशिका विभाजन में और सिलिया फ्लैजिला के निर्माण में भाग लेता है। ये सिलिया फ्लैजिला क्या होता है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ये सेंट्रोसोम जो है सिलिया और फ्लैजिला करता है। और सिलिया फ्लैजिला का काम क्या है? ये गति देता है। ये कोशिकाओं को गति देता है चलने के लिए। कोशिका अगर कौन दौड़ेगा तो कोशिका क्या काम करेगा? तो गति देगा। कौन? सिलिया फ्लैजिला। तो इसका निर्माण, सिलिया फ्लैजिला का निर्माण कौन करेगा? तारक करता है। और कोशिकाओं को गति कौन देगा? तो सिलिया फ्लैजिला। अगर तारक नहीं रहेगा तो सिलिया फ्लैजिला नहीं रहेगा, और सिलिया फ्लैजिला नहीं रहेगा तो गति कौन करेगा? समझ रहे हैं? तो ये कोशिका विभाजन। अब ये कोशिका विभाजन का मतलब क्या था? कोशिका विभाजन मतलब टूटकर अलग हो जाता, ये नहीं होता। कोशिका, एक कोशिकाओं को टूट जाने से दो कोशिकाओं का निर्माण कर देना, यही कोशिका विभाजन करता है। वो अलग अलग नहीं हो जाता है, वो टूटकर दो अलग हो जाते हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। इसी को हम लोग कोशिका विभाजन करते हैं। सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा हमारे, ऐसे तो सारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यकृत लीवर में पाया जाता है। इसलिए लीवर में अगर चोट भी लग जाएगा तो जल्दी छूट जाएगा, अपने आप छूट। अगर आप ज्यादा जोर से चोट लगा तो हल्का सा दवाई करने की जरूरत है, नहीं तो वो अपने आप छूट जाएगा, समझे। और सेंट्रोसोम हमारे तंत्रिका यानी कि ब्रेन में नहीं पाया जाता। इसलिए तो कस के हुमच के अगर ब्रेन में मार दीजिएगा हथौड़िया से, तो अगर चोट लग गया तो एकदम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए वाहन के चलाने के वक्त कहा जाता है कि आप बाबू सोना हेलमेट पहनिए। लेकिन लड़का लड़की को तो उसको बाल जो है, हम लोगों को बाल धुना जाने का डर लगता है कि अरे बाल हमारा खराब हो जाएगा तो हमको पसंद नहीं करेगी, समझ रहे हैं, पसंद नहीं करेगा। तो ये होता है, पता नहीं कि बाल धुनाने के चक्कर में जान गंवा देंगे, समझे। तो इसलिए बाबू सोना हेलमेट पहना कीजिए, समझे। जब भी निकले बाइक लेकर निकले तो हेलमेट जरूर पहनिए। आप यहाँ दिमाग में रखें कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो दिमाग, जैसे गाड़ी पर चढ़िएगा तो तुरंत याद रहे, अच्छा ब्रेनवा में सेंट्रोसोम ने पाया जाता है। जो चोट लगा तो एकदम टिंगर जाइएगा, समझे, टिंगर जाइएगा। तो इसलिए हेलमेट पहना कीजिए। सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा यकृत में पाया जाता है, और यकृत इसलिए क्षतिग्रस्त होने पर भी जल्दी ठीक हो जाता है। सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? हमारा तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन में, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। मस्तिष्क कहाँ होता है? मस्तिष्क यहाँ होता है, इस जगह पर, मथवा के पास। और इसलिए मस्तिष्क में अगर जोर से चोट लग जाएगा तो मस्तिष्क व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यह कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है, तो जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो कैसे घाव ठीक होगा? तो यहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है, सेंट्रोसोम पाए ही नहीं जाते। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका को गति प्रदान करता है, विभाजन करो, उधर से बुलाएगा, राइबोसोम को बुलाएगा, राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण करो, उधर माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा दौड़े। तो ये मतलब अब गति देगा तब ना भैया, तब ना कोशिका का विभाजन होगा। इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है, अगर जोर से मस्तिष्क में चोट लग जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब सिलिया फ्लैजिला केवल जंतु में पाया जाता है। इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण सेंट्रोसोम करता है। यह बाल की तरह संरचना होता है, बाल की आकार की तरह। ये बाल 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 देख पा रहे हैं, बाल 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 की आकार की तरह संरचना होता है,
समझे। और वह बड़का जो बड़ो बड़ो बाल नियर जो दिखता है उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेजिला। और जो छोटका बाल की तरह जो दिखता है उसको सिलिया कहा जाता है। मतलब उसमें आकृति होता है, बड़का बाल की तरह जो दिखेगा उसको फ्लेजिला, और छोटका बाल की तरह दिखेगा उसे सिलिया। जैसे सबसे बड़ा कौन है, फ्लेजिला। फ्लेजिला देखिए, सिलिया और फ्लेजिला में सबसे ज्यादा लेटर किस में आता है, फ्लेजिला में, तो इस सबसे बड़ा बाल बना है। ये सिलिया सबसे कम लेटर है, इसलिए छोटा बाल की तरह है। यह कोशिकाओं को क्या करता है, गति प्रदान करता है। अगर किसी कोशिका के पास कोई पोषक पदार्थ तरल अवस्था में हो तो वो थोड़ा खींच लेता है। अगर कोई लड़की अच्छा देखने में होता है तो लड़का तुरंत उसमें चक्कर पकड़ करने लगता है, सोचता है कि तुरंत खींचे उसको, तो उसमें लड़का मार मार स्टाइल मारेगा, ऐसे कर देगा, सट ऐसे कर देगा, पता ही नहीं चलता है। आजकल एक फैशन हो गया है। फैशन क्या है, ये जो रॉयल इनफील्ड जो बुलेट है ना, बुलेट, उसमें आवाज ज्यादा करवा लेता है। मतलब आवाज उसमें जो है, बुलेट में आवाज कम रहता है। अगर शुरू से आप खरीद के लाइएगा, शोरूम से अगर पहले खरीद के लाइए, उसमें आवाज कम रहता है। उसमें अलग से उसका साइलेंसर लगाता है कि आवाज ज्यादा हो। और वही होता है कि जब आवाज ज्यादा रहे तो लगेगा कि हम बुलेट राजा हैं, और जहाँ कहीं लड़की देख लेगा मारेगा चाण के, इसलिए बट 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 करेगा, चाहे वो लड़की हमारे तरफ देखे। समझे, ये पता नहीं ये सब, मतलब ये कौन दिमाग का आदमी है भैया। ये तो ध्वनि तो प्रदूषण हो रहा है, इतना तो कम से कम सोचो। पर्यावरण के प्रति कम से कम संवेदनशील तो रहो, सेंसिटिव रहो। पता नहीं ऐसा कौन, मतलब कैसा मानसिकता। कम से कम हमारे भारत सरकार को ये चाहिए कि एक स्कूल के पाठ में पर्यावरण को एकदम एक अलग सब्जेक्टिव बना दे। जैसे अभी टेंथ के बुक में पर्यावरण को सबसे लास्ट चैप्टर में दिया है। एकदम उसको चाहिए कि पर्यावरण का एक पूरा टॉपिक्स ही बना दे, एक पूरा एकदम किताब ही छाप दे, तब ना थोड़ा जागरूक होगा। ये बहुत, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ध्वनि प्रदूषण, आपका जो है सॉइल प्रदूषण, बहुत प्रदूषण हो रहा है। और हम लोग जो है पानी, जैसे पानी अभी क्या होता है कि हम लोग जो है बचपन से ही हम लोग को ये सिखाया नहीं गया कि पानी को कैसे जो है उपयोग करना है, क्या करना है, ये नहीं सिखाया गया है। हम लोग एकदम मार 2 बाल्टी में पानी हड़कच रहे हैं, हड़ास हड़ास डाल रहे हैं, एकदम पानी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ नहीं, ये जो है ये भंडारित संसाधन है, ये भंडार किया हुआ है। और जो चीज़ भंडार किया उसको निकालते रहिएगा तो ये कभी ख़त्म होगा कि नहीं। तो उसी तरह हो सकता है कि जो है पानी ना मिले, और आप रेगिस्तान की स्थिति को समझिए, सुनिए, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं दिखता है। अगर प्यास लग जाएगा वो मरुभूमि में, बहुत तो कविताएं भी निकला है, हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे कविताएं, ठीक है। तो अगर किसी कोशिका के पास कोई पोषक पदार्थ होता है, ये तुरंत खींच लेता है, ये चुंबक की तरह खींच लेता है। कौन, सिलिया और फ्लेजिला। यानी कि ये अवशोषण का काम करता है। ये क्या करता है, अवशोषण का काम करता है। सिलिया फ्लेजिला का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम। सिलिया फ्लेजिला क्या करता है, गति देता है। ये केवल जंतु में, ये भी किस में पाया जाता है, ये भी जंतु में, ये भी जंतु में, ठीक है। तो ये था सिलिया फ्लेजिला और ये था सेंट्रोसोम के बारे में हमने बताया कि ये जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, यकृत में। इसलिए यकृत अगर खराब हो जाएगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। नहीं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो मस्तिष्क में, यानी कि तंत्रिका तंत्र में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मस्तिष्क पर ज्यादा हुमच के चोट लगाएं, अगर मारेंगे तो मस्तिष्क ठीक नहीं होगा, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अब देखिएगा, एक्सीडेंट के समय में सबसे ज्यादा चोट मस्तिष्क में ही लगता है। इसलिए पुलिस हमें कहती है कि आप जाके पहले हेलमेट पहनिए, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं भैया। ये है लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। ये सिर्फ केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। ये जरा हिचकी आ रहा है, हमको लगता है कोई याद कर रहा है, यानी तो हिपोग्लिटिक्स मेरा उलट पुलट हो गया का। इसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है जो किसी भी कोशिका के अंदर में पड़ने पर जलाकर खत्म कर देता है। मतलब बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम, जलीय एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका को जलाकर ये खत्म कर देता है। कोशिका के अंदर देखिए ये क्या होता है, ये अगर कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता है, कोशिका के अंदर अगर कोई अंग काम नहीं करता तो उस अंग को नष्ट कर देता है। कौन, लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा जाता है। करता क्या है, जब पूरी कोशिका काम नहीं करता, जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा बनाना, लाइसोसोमा काम है प्रोटीन बनाना। बोलेगा ए लाइसोसोमा कभी कभी क्या हो जाता है, यस्कतिया आ जाता है। बोला अरे हो दादा नहीं काम करे, हम लाइसो मतलब राइबोसोमा कभी कभी यस्कतिया जाएगा, नहीं बनाएंगे प्रोटीन, मतलब कल के नहीं बनाएगा। तो राइबोसोमा के पास जाता है कौन, लाइसोसोमा। कल कहे क्या रे राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन में, तो बोलता कि ना अभी सूता ले, हमको सूतने दीजिए। सदा कल के चोटा कहीं का तोरा कही रल तो ना सुन मेरे, जाता मारता एकदम बड़ा उसना फूट जाता बम की तरह, और जब फूट जाता तो पूरा कोशिका ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है या आत्महत्या की थैली। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करता तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है या एटम बम कहा जाता है। ठीक है, ये आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी जो हमारे खून में पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल। ठीक है, ये हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। नहीं पाया जाता, जिस कारण आरबीसी के मरने के बाद ये प्लीहा में चला जाता है। यह हम आगे चलकर बता, थोड़ा सा देर रखिएगा। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम अगर कोई अंग कोशिका के कोई अंग कार्य नहीं करता तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम उसको नष्ट कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं प्लास्टिड यानी कि लवक के बारे में। लवक केवल पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं, केवल पादप में पाए जाते हैं। और ये लवक का काम ही है भोजन का निर्माण करना। ये कई प्रकार के लवक होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं आपका, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हम समझाएंगे। जिस तरह जंतु कोशिका सबसे बड़ा, कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, केंद्रक, यानी कि आपका सेंटर नाभिक होता है, केंद्रक न्यूक्लियस। उसी तरह पादप का सबसे बड़ा अंग होता है प्लास्ट। और कोशिका का सबसे छोटा अंग हमने आपको बताया था क्या होता है, सबसे छोटा अंग राइबोसोम। मैंने बताया था ना कि राइबोसोम सबसे छोटा अंग होता है केंद्रक का, कोशिका का जी। और कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। उसी तरह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग अगर देखना जाए, सबसे बड़ा भाग देखने चले तो वो प्लास्टिड है, यानी कि लवक। इंग्लिश में इसे लवक कहा जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप जीव विज्ञान में और आगे पोषण के चैप्टर में भी इसको समझिएगा कि प्रकाश पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, वो आपका बोटनी का टॉपिक है। भोजन का निर्माण करता है, हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। और ये पत्ती और तना में पाया जाता है। तना समझ रहे हैं, तना किसको कहा जाता है, आप समझते हैं तना किसको कहा जाता है, पत्ती और तना में पाया जाता है। और इस लवक में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल, पत्ते हरे कैसे होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। पत्ते जो हैं हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। इसी को क्लोरोफिल का दूसरा नाम है पर्णहरित। और इसकी सहायता से पत्ते हरे रंग होते हैं। और यही हरा रंग, ये पत्ते प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वो भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का किचन कहा जाता है। किचन मतलब रसोई घर कहा जाता है, यहाँ खाना बनाता है। यानी कि हरित लवक क्या करता है, खाना बनाता है। ठीक है, और इसके बाद खाना का संग्रह कौन करता है, इकट्ठा करने का काम कौन करता है, अवर्णी लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट को। यह रंगहीन लवक, इसका कोई रंग नहीं होता है। और यह भोजन को संग्रह करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होने वाला भाग। तो प्रकाश कहाँ तक नहीं पहुँचते, प्रकाश जड़ तक नहीं पहुँचती और फलों तक। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण के जिस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उस भाग में ये अवर्णी लवक होता है। फल, जड़ और फल में यह भोजन को संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाए जाते हैं। वर्णी लवक पत्तियों एवं फूलों को, वर्णी मतलब वर्ण मतलब जो रंग देता है, वर्ण मतलब रंग होता है। ठीक है, तो ये पत्तियों और फूलों को विभिन्न रंगों प्रदान करता है। जैसे गाजर का रंग अगर लाल होता है वो केराटिन के कारण, फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण,
टमाटर का लाल रंग लाइकोपेज और मिर्च का हरा रंग लाइकोपेज या लाल रंग लाइकोपेज के कारण होता है। तो हम लोगों ने समझा लवक, लवक प्लास्टिड यानी कि पादप में पाया जाता भोजन का, ये जो है ये जंतु कोशिका में नहीं कहा जाता। प्लास्टिड का निर्माण मतलब प्लास्टिड का काम ही है भोजन का निर्माण करना, ये भोजन का निर्माण करता है। जैसे देखिए भोजन, पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाए हैं, आदमी बना कर नहीं देगा भैया, हमरा भोजन कौन, हमारी मेहरारू देता है, यानी कि हमारी मम्मी या मेहरारू देगा, तो इसका भोजन कौन देता, प्लास्टिड देता है, समझे, यानी कि लवक देता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हुआ आपको क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा या पहले हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट, नहीं सॉरी क्रोमोप्लास्ट, इंग्लिश में भूल जाते हैं। हरित लवक का काम क्या है, ये हरित लवक भोजन का निर्माण करना, ये भोजन बनाएगा। हरित लवक का काम ही क्या है, भोजन का निर्माण करना। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, यानी कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्ते हरे रंग होते हैं। हरे रंग क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर वो भोजन ग्रहण करता है। इसी प्रक्रिया को हमको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जब भोजन ग्रहण करता है यानी कि भोजन को बनाता है, इसलिए भोजन को बनाता है, इसलिए हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है। और दूसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का काम है भोजन का संग्रह करना, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जड़ और फल में पाए जाते हैं। और हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं भैया, ये जड़ और तना में पाए जाते हैं, यानी सॉरी पत्ती और तना में पाए जाते हैं। और अवर्णी लवक यानी वर्णी लवक, वर्णी लवक का काम क्या है, ये पेड़ पौधों को रंग प्रदान करते हैं। अगर गाजर का रंग लाल होता है तो कैरोटीन के कारण, जंतोफिल के कारण, कोई भी फलों का रंग पीला होता है। अगर कोई भी जो है टमाटर का लाल रंग किसके कारण, सॉरी हाँ टमाटर का लाल रंग किस कारण, लाइकोपेज के कारण, समझ रहे हैं, मिर्च का हरा रंग लाइकोपेज के कारण। तो ये था लवक। ये सबसे लास्ट टॉपिक था कोशिका के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम को समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अगला वीडियो, अगर बड़ा हो जाएगा तो अगला वीडियो में देंगे, छोटा रहेगा तो इसी वीडियो में पहुँच देंगे, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं एक चार्ट में अंतर मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है। पादप किसे कहते हैं, पेड़ पौधे को पादप, जंतु मतलब एनिमल, हम लोग क्या हो गए, जंतु में आ गए। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति क्या करता है भैया, ये सुरक्षा देने का काम करता है, कोशिकाओं के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका में हमने आपको बताया था, उसी तरह हम थोड़ा सा एक चार्ट के रूप में देखते हैं। फिर कोशिका झिल्ली क्या करता है, चयनात्मक पारगम्यता, आपको मैंने बताया था कि ये क्या करता है, वही पदार्थ को जाने देता है जो जाने के लायक रहे। ये दोनों में होता है, लेकिन फर्क यही है कि जंतु कोशिका में छोटा होता है और पादप कोशिका में बड़ा होता है, ठीक है। चूंकि पेड़ पौधे बड़े होते हैं इसलिए इसमें बड़ा ही होगा। केंद्रक दोनों में होता है, लेकिन फर्क ये है कि जंतु में, यानी कि जंतु में जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है, जबकि पादप में जो केंद्रक होता है वो किनारे में होता है, वो किनारे में होता है, ठीक है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम का क्या काम था भैया, इसी में हमने बताया था ना कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम में ही डीएनए जीन, हमने इसको बताया था। क्रोमोसोम जो है दोनों में पाया जाता है, बताए थे मनुष्य का क्रोमोसोम कितना होता है, फिर कछुआ, ये सब के बारे में हमने बढ़िया से चर्चा किया था। तो गुणसूत्र दोनों में होता है, लेकिन इसका गुणसूत्र छोटा है, इसका गुणसूत्र बड़ा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करता है, दोनों में होता है, पादप में भी, जंतु में भी होता है, पादप में भी होता है। इसका गोल होता है, इसका चकोर होता है। चकोर मतलब आयताकार की तरह आकृति की जैसा होता है, 4 कोना होता है, उसको चकोर कहते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है, मतलब इसमें जो है कोशिकाओं में परिवहन का, यानी कि टेम्पू का, ऑटो का काम कौन करता है कोशिकाओं में, गोल्जी बॉडी आपका पादप जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। रसधानिया क्या करता है, रसधानिया पानी का निर्माण करता है, पानी का थैला रखता है, यानी कि पानी को स्टोर रखता है। आकार में छोटी होती है लेकिन संख्या अधिक होता है, किसमें, जंतु, दोनों में पाए जाते हैं, जंतु पादप दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें आकार में, हमने आपको बताया ना, इसमें सारे सब छोटे छोटे पाए जाएंगे। जो चीज़ छोटा होता है वो चीज़ अधिक होता है, समझे। जैसे चॉकलेट छोटा होगा तो अधिक होगा। उसी तरह रोटी बड़ा है
तो आपके पास कम हो सकता है। उसी तरह आप ऐसे मान लीजिए, फिर से एग्जाम्पल एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, केला, केला बड़ा है तो आपके पास कम होगा, चॉकलेट छोटा है आपके पास ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। आकार ये दोनों रसधानियाँ ये क्या करता है, पानी को स्टोर करता है 65%। हमने आपको बताया कि 65% पानी को स्टोर करता है। रसधनिया आकार में छोटा होता है लेकिन संख्या अधिक होता है, पाया जाता है दोनों में, जंतु और पादप दोनों में, आकार में बड़ी संख्या में छोटी। तारक का सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में हमने बताया था, ये कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या बताता है, कोशिका का विभाजन करता है, और ये सिलिया फ्लैजिला का निर्माण करता है। सिलिया फ्लैजिला इसका हम यहाँ से ऐड कर दिए, ये देखिए सिलिया फ्लैजिला को यहाँ से, ये सिलिया फ्लैजिला डायरेक्ट हम बता दिए। तो ये इस तारक का जो सेंट्रोसोम दो जगह रहता है, दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, और ये सिलिया और फ्लैजिला का निर्माण। ये सिलिया फ्लैजिला क्या करता है, कोशिकाओं को गति देता है। अभी मैंने आपको बताया था सिलिया फ्लैजिला क्या करता है। सिलिया फ्लैजिला कोशिकाओं को गति करता है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, सिलिया फ्लैजिला जंतु में पाए जाते हैं और पादप में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, दोनों जगह पाए जाते हैं भैया। फिर इंडो रेक्टिकुलम, इंडो रेक्टिकुलम कहाँ पाया जाता है, ईआर यानी कि शॉर्ट में ईआर, ईआर आकार में छोटी होती है, दोनों में पाए जाते हैं। ये छोटा होता है, संख्या बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, संख्या कम होता है, ठीक है। किस में, पादप में। पादप बड़ा होता है, हम पादप मतलब पेड़ पौधे हम लोग से बड़े होते हैं, इसलिए याद रखिएगा, बड़ा मतलब आकार बड़ा, छोटा, जो आकार बड़ा होगा उसका संख्या कम होगा। सिलिया फ्लैजिला, भैया सिलिया फ्लैजिला हमने अभी आपको बताया, तारक का ही निर्माण कौन करता है, सिलिया फ्लैजिला का निर्माण कौन करता है, तारक का, सेंट्रोसोम निर्माण करता है सिलिया फ्लैजिला का। सिलिया फ्लैजिला कोशिकाओं को गति देता है, ये पाए जाते हैं, जंतु में पाए जाते हैं, पादप में नहीं पाए जाते हैं। और अगला है लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये हम कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं करता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बंद कर दे ऊर्जा बनाना, राइबोसोम बंद कर दे प्रोटीन बनाना, फिर सारा अंग, जैसे केंद्रक जो है, केंद्रक क्या करता है, नियंत्रण करता है, पूरा अंगों को नियंत्रण करता है। अगर केंद्रक अंगों का नियंत्रण करना छोड़ दे तो लाइसोसोम वहाँ जाता है, कहता रे केंद्रक को, बोला केंद्रक चाचा देखिए सब काम नहीं कर रहा, एक बार कह के देखेगा, फिर दोबारा काम नहीं करेगा तो सबको थूर देगा, और थूर के खुद जो है पाकिस्तानी बन जाएगा, यानी कि बम ब्लास्ट कर लेगा खुद भी। तो लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं, आपका जंतु में पाए जाते हैं, पादप में नहीं पाए जाते हैं। तो ये था मतलब जंतु और पादप कोशिकाओं के बीच में अंतर। इस चार्ट को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि सारा निचोड़ इसी चार्ट में, हम जितना बोले ना, इसमें विशेषता बना लीजिएगा खुद। यहाँ डायरेक्ट लिखिएगा, कोशिका भित्ति आकार देने का काम करता है, कोशिका झिल्ली ये वही पदार्थ को जाने देता है जो जिसकी जरूरी हो, केंद्रक नियंत्रण करता है, गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, परिवहन का काम करता है, राजधानियां पानी, तारक का विभाजन सिलिया और फ्लैजिला का निर्माण, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ईआर क्या करता है भैया, ईआर आपका हमने आपको बताया, ये इस पर राइबोसोम होता है, ये कंकाल तंत्र का काम करता है, एंडो रेक्टिकुलम ये कंकाल का काम करता है। सिलिया फ्लैजिला ये क्या करता है, सिलिया फ्लैजिला गति देने का काम करता है। लाइसोसोम का क्या काम करता है, अगर कोई अंग काम नहीं करता है तो इसको ब्लास्ट कर देता है, इसको खत्म कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो ये था आपका चार्ट, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये था आपका जंतु और पादप कोशिकाओं के बीच में अंतर। आज हम लोगों ने कोशिकाओं को अंग के बारे में पूरा खत्म कर दिया। अब हम लोग अगला वीडियो में, एकदम छोटा वीडियो आएगा, ज़्यादा देर नहीं होगा उसमें, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं आएगा, उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अंतर बताएंगे। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक। इसके बाद जो अगर कम वीडियो रहा तो उसी में हम ऐड कर देंगे आपका कोशिका विभाजन कैसे होता है। इसके बाद कोशिका से हम लोग पूरा एकदम छुटकारा पा लेंगे। कोशिका बहुत बड़ा टॉपिक है भैया, क्योंकि सारा जितना भी आपका जो, अगर आप पोषण भी पढ़िएगा ना तो कहीं ना कहीं कोशिका से रिलेटेड है। आप अगर परिवहन भी पढ़िएगा तो कोशिका से रिलेटेड है, वहाँ भी परिवहन में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, श्वसन में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जो है कोशिकाओं से रिलेटेड रहता है, इसलिए एक कोशिका को अगर हम बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हम जीव विज्ञान के आगे चैप्टर को समझने में आसान होगा। तो आज इतना ही था, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहे दोस्तों, और खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।